12वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में एक ऐसा योद्धा आया जिसने हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। वह था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे इतिहास मोहम्मद गौरी के नाम से जानता है। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ लूटपाट तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह हिंदुस्तान पर स्थायी राज करना चाहता था। उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो अगले 300 सालों तक कायम रही। वह पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन यह विडंबना ही थी कि एक ऐसा योद्धा जिसने बड़े बड़े राजाओं को हराया, अंत में उसकी हत्या कुछ कबीलाई खोखरों ने कर दी। यह खोखरों का बदला था जिन पर गौरी ने भयंकर अत्याचार किए थे। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर क्षेत्र से था और शंसबानी वंश का सदस्य था। उसके बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी ने जब उसे गजनी की सत्ता दी तो उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भारत की ओर कूच किया। मध्य एशिया के शासकों के लिए भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा था। 1178 ईस्वी में पहले आक्रमण में गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय ने उसे बुरी तरह हराया और रेगिस्तान में भटकने पर मजबूर कर दिया। रेगिस्तान के रास्ते बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मोहम्मद गौरी और उसकी सेना वापस अफगानिस्तान पहुंची। मोहम्मद गौरी मैदान छोड़कर जरूर भागा, लेकिन उसने भारत पर आक्रमण का इरादा नहीं छोड़ा। 1169 में उसने उत्तर पश्चिम से दोबारा भारत पर हमला किया। उसने पहले पेशावर, फिर लाहौर और पंजाब को अपने कब्जे में लिया। पश्चिमी पंजाब पर विजय इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि मोहम्मद गौरी के लिए गंगा यमुना से लगे हुए उत्तर भारत का रास्ता खुल गया। उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति यह थी कि यहाँ पर छोटे छोटे राजपूत राज्य बंटे हुए थे और यह आपस में पूरे उत्तरी भारत के स्वामित्व को लेकर आपस में संघर्षशील थे। राजपूत राजाओं में सबसे शक्तिशाली था अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अब मोहम्मद गौरी का सीधा सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से, जो उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। जब मोहम्मद गौरी के हमले पृथ्वीराज चौहान के कब्जे वाले पंजाब क्षेत्र तक आ पहुंचे तो एक भीषण युद्ध की आहट सुनाई देने लगी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता था और दोनों का आमना सामना तराइन के मैदान में हुआ, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। इस युद्ध से गौरी को समझ में आ गया कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में जीतना इतना आसान नहीं है। गौरी बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। गौरी अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसने हार स्वीकार नहीं की। अगले ही साल 1192 में उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार वह नई रणनीति और नई सेना के साथ आया। तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा और 12,000 घुड़सवारों के गुप्त दस्ते को छुपाकर रखा। जैसे ही चौहान सेना चारों तरफ से गौरी की टुकड़ियों से लड़ने में व्यस्त हो गई, गुप्त घुड़सवारों ने अचानक हमला किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया। उसे बंदी बना लिया गया और जल्द ही उसकी हत्या कर दी गई। जब हम गौरी के चरित्र की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह थी कि उसमें एक अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प था, जैसा कि आप तराइन के युद्ध में भी देखते हैं। एक तरफ यह जीत थी मोहम्मद गौरी के जुनून की, जज्बे की, एक बेहतर रणनीतिकार योद्धा की, तो दूसरी तरफ यह हार थी आपस में लड़ रहे भारतीय शासकों की, उनके अहंकार की और एक महान शासक के अस्त होने की। 1192 की जीत इतनी व्यापक और इतनी महान जीत थी जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई, और जो प्रयास इस्लामी ताकतें भारत के अंदर आने का पिछले 300-400 वर्षों से कर रहे थे, वह प्रयास अब जाकर एक वास्तविकता के रूप में बदला। और तराइन की दूसरी लड़ाई एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के इतिहास में। इस जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया और शासन की बागडोर अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। गौरी खुद गजनी लौट गया, लेकिन समय समय पर भारत आता रहा। 1206 में उसने खोखरों के विद्रोह को कुचलने के लिए पंजाब में एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ा
खोखर योद्धा बेहद लड़ाकू थे और उन्होंने गौरी की सेना को कड़ी चुनौती दी। हार कर भी वे विद्रोह करते रहे। गौरी ने हजारों खोखरों को मार डाला और बहुतों को गुलाम बना लिया। जब खोखरों का दमन समाप्त हुआ तो गौरी गजनी लौटने के लिए निकला। मार्च 1206 में उसने सिंधु नदी के किनारे दमक के पास अपना शिविर डाला। वह रात को अपनी संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था। तभी कुछ अज्ञात हत्यारे उसके तंबू में घुस आए और उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान घोषित कर दिया। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई और 800 सालों तक भारत पर तुर्क, अफगान और मुगल शासकों का शासन रहा। मोहम्मद गौरी की जिद, जुनून और रणनीति ने भारत का भविष्य बदल दिया। एक योद्धा जिसने कई युद्ध लड़े, अंत में एक गुप्त हमले में मारा गया। यह विडंबना ही थी कि जिसने दूसरों को धोखा देकर हराया, अंत में वह खुद धोखे से मारा गया। और इस तरह एक महान योद्धा का भी अंत हुआ। उस शहंशाह का अंत हुआ जिसने एक से बढ़कर एक धुरंधरों को पटखनी दी थी।